हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आज सौरभ में। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं हमारे डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट्स के सीरीज के अंदर, और आज का हमारा एपिसोड नंबर 11 है जिसमें हम शूट करने जा रहे हैं हमारे आर्टिकल 22 के बारे में। दोस्तों आप इस 22 आर्टिकल के साथ हमारी राइट टू फ्रीडम की जो आर्टिकल्स थे वो कवर हो जाएंगे। आपने राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, 20, 21 को पढ़ लिया। अब 22 में हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट्स आफ्टर डिटेंशन और अरेस्ट, यानी किसी व्यक्ति के अरेस्ट होने के बाद या उसके डिटेंशन होने के बाद क्या फंडामेंटल राइट्स हैं जो उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं, जिनको प्रिजर्व करना हर स्टेट का धर्म है। तो दोस्तों आइए बिना किसी समय को बर्बाद करे चलते हैं हमारे आर्टिकल 22 की तरफ, जिसके अंदर बेसिकली 7 क्लॉज हैं। पहले 2 क्लॉज के अंदर एक तरीके से बताया गया है व्हाट आर द राइट्स, उसके बाद 3rd से लेकर 7th क्लॉज तक कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं। तो आइए जानते हैं कि अरेस्ट के बाद हम लोगों के पास कौन कौन से राइट्स हैं जिनको फंडामेंटल के रूप में जस्टिसेबल बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स द्वारा, और स्टेट की जिम्मेदारी बनाई गई है कि वो उन्हें प्रिजर्व करे। तो दोस्तों आइए चलते हैं आर्टिकल 22 क्लॉज नंबर 1 की तरफ। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है आर्टिकल 22 क्लॉज नंबर 1, जो कि कह रहा है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। तो ये पहला पार्ट जो इसका है वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता बिना उसको कोई रीजन बताए, एज सून एज मे बी, यानी जिससे जितना भी जल्दी हो सके उस व्यक्ति को अरेस्ट जिसको किया है, कस्टडी में लिया गया है, उसको हमें उसके डिटेंशन का रीजन बताना है। एंड उसके बाद क्या है, सेकेंड पार्ट है विच टॉक्स अबाउट नॉर shall he be detained nor shall he be denied the right to consult and to defend by a legal practitioner। यानी वो कह रहे हैं कि दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर ना ही आप उसको किसी जो लीगल का व्यक्ति है उससे हेल्प लेने के लिए आप रोक सकते हैं, ना ही उसको कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन से आप रोक सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है, पहला पार्ट जो है 2 बातें कर रहा है, वो व्यक्ति को एक तो आपको ग्राउंड्स बताने की आपने उसको किस बेसिस पर अरेस्ट किया है, दूसरा वो व्यक्ति अगर कोई लीगल कंसल्टेंसी चाहे और या फिर अगर वो अपने लॉयर से मिलना चाहे तो आप उसे नहीं रोक सकते, और अगर वो अपने लॉयर से रिप्रेजेंट करवाना चाहे अपने आप को, यानी वो लीगल रिप्रेजेंटेशन चाहता है, यानी वो चाहता है कि उसको कोई उसका लॉयर या कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करे, तो आप उसे नहीं रोक सकते। तो पहले क्लॉज के अंदर हमने जाना डिटेंशन के बाद ये 2 मुख्य चीजें हैं जो किसी भी डिटेनी को नहीं रोकी जा सकती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। अब अगला हम चलते हैं हमारे आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के ऊपर, देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। पहला पार्ट हो गया इसका, वो ये कह रहा है कि किस व्यक्ति को आपने अरेस्ट करा है उसको आपने 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। 24 घंटा यानी आपने आज शाम को उसे 5 बजे गिरफ्तार किया तो कल शाम 5 बजे से पहले आपको उसको मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करना है, यानी आपको कस्टडी का टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का। अब आप उसके अंदर से क्या एक्सक्लूड कर सकते हैं, द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। देखो दिल्ली जैसे शहर में तो मजिस्ट्रेट बहुत आसानी से बहुत ही कम डिस्टेंस में मिल जाते हैं, बट जब हम किसी बड़े स्टेट की बात कर रहे हैं वहाँ पे मजिस्ट्रेट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाने में 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है। तो अगर पुलिस उस टाइम ट्रेवल को, यानी वो जो ट्रेवलिंग का टाइम है उसे माइनस कर दे, उसके अलावा 24 घंटे वो रख सकती है। तो यानी हम ये बोलेंगे अगर किसी व्यक्ति को 5 बजे शाम को गिरफ्तार किया गया है और उसको किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में 3 घंटे लगे ट्रेवल कराने में, तो आप उसको अगले दिन शाम 5 बजे के से नहीं, अगले दिन शाम 8 बजे तक का उसको लिवरेज दे सकते हैं, मगर उसके पहले उसको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना है। दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है दूसरा पार्ट कह रहा है कि एंड द पर्सन द मजिस्ट्रेट के सामने जब उसे पेश कर रहे हैं, नो सच पर्सन शेल बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। यानी 24 घंटे जो आपको दिए गए हैं उससे ज़्यादा आप किसी व्यक्ति को डिटेन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस मजिस्ट्रेट ने आपको ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को डिटेन किया उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और अगर मजिस्ट्रेट बोलेगा कि आप इस व्यक्ति को फर्दर डिटेंशन दी जाती है, आपको याद है मजिस्ट्रेट जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी ऐसे करके जब भेजता है तो वो कस्टडी असाइन करेगा, तभी आप उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास रख सकते हैं, वरना उस व्यक्ति को आपको छोड़ना पड़ेगा और वो व्यक्ति घर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था कि किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट करे तो उसको आपने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो व्यक्ति अपने घर जाएगा। 24 घंटे ज़्यादा पुलिस किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती विदाउट अ मजिस्ट्रेट्स कंसेंट। अब चलते हैं हमारे 22(3) की तरफ।
22(3) बेसिकली एक एक्सेप्शन है, प्रोविजो है ऊपर के 2 सेक्शंस का। सीधा सीधा लिखा हुआ है नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 शैल अप्लाई, यानी पहला और दूसरे क्लॉज में जो कुछ दिया गया वो अप्लाई नहीं होगा। किन 2 लोगों को, 2 कैटेगरीज नीचे दी गई है, टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइमिंग इज एन एनिमी, एलियन और, यानी पहला कैटेगरी तो है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि एनिमी है, यानी एनिमी ऑफ द स्टेट है, एलियन यानी बाहरी है, हु इज नॉट इंडियन, और एलियन टेररिस्ट है बेसिकली। तो एनिमी ऑफ द स्टेट और कोई भी ऐसे एलियन टेररिस्ट जो है उसके साथ वो पहला कैटेगरी नहीं चलेगी। उसके साथ आप उसको रीजन बता रहे नहीं बता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन दे रहे नहीं दे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको मेरे सामने 24 घंटे के अंदर पेश कर रहे नहीं कर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैटेगरी जो है उससे बार्ड है, उससे एक्सेप्शंस में रखी गई है। दूसरा क्या है, दूसरा है इन टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन अंडर द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन, देखिए वर्ड से पता चल रहा है व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी किसी बंदे को किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए डिटेन किया जाए। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो 370 लागू किया गया था, तो बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर गया था, प्रिवेंटिवली डिटेन किया गया था। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो क्लॉज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है। आप सोच के देखिए कितना तगड़ा एक्सेप्शन है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से अगर सरकार को लगता है कि खतरा है और उस व्यक्ति का फ्री रहना एक नेशनल सिक्योरिटी या फिर किसी स्टेट की सिक्योरिटी या किसी भी मुद्दे के लिए खतरनाक हो सकती है, तो सरकार उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकती है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन को किस तरीके से देखिए आप, 3rd क्लॉज ऑफ 22 के अंदर पहले क्लॉज और 2nd क्लॉज से बाहर करा गया है, एक्सेप्शन में रखा गया है। तो मतलब बंदे को जो भी राइट्स 1st और 2nd क्लॉज के अंदर फंडामेंटल में दिए गए हैं उस प्रिवेंटिव डिटेंशन में आए हुए बंदे को नहीं मिलेंगे। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन को आगे और एक्सप्लेन किया गया 4th के अंदर। आइए हम पढ़ते हैं 22(4) के अंदर। तो 24 के अंदर वो कह रहा है नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ्स। आप सोचिए देखिए कोई भी लॉ के अंदर किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता, यानी 3 महीने तक तो रखा जा सकता है। मतलब कितना heavily they have come on preventive detention and have made law and kept it under fundamental rights। सोच के देखिए अब किस कैटेगरी में, यानी 3 महीने से ज्यादा अगर आपने किसी बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो ए 4 सब क्लॉज ए के अंदर बताया गया, एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स हु आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी कोई जज का हाई कोर्ट का बंदा होना चाहिए उस कमेटी के अंदर। हैज रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 3 मंथ्स दैट देयर इन इट्स ओपिनियन सफिशिएंट कॉज फॉर सच डिटेंशन, यानी वो व्यक्ति 3 महीने से पहले ये कमेटी बन जानी चाहिए जो कि जज ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए उसके अंदर जिसको जज ऑफ हाई कोर्ट बनाया जा सके, उस कैलिबर का वो व्यक्ति हो। वो अगर 3 महीने पहले बताए कि भैया इस व्यक्ति को डिटेंशन में रखना और इसकी डिटेंशन को बढ़ाए ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उस ही कैटेगरी में डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा बढ़ाई जाएगी, नहीं तो 3 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, अब नीचे बता रहे हैं कि कुछ रीजन कुछ कंडीशन भी है, इस बात को भी कंडीशन है, प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट सबसेक्शन बी ऑफ क्लॉज 7 और बी सच पर्सन इज डिटेन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर सब क्लॉज ए एंड बी ऑफ क्लॉज 7। तो वो कह रहा है कि सब क्लॉज जो क्लॉज 7 है उसके सब क्लॉसेस में जो डिटेंशन का जो पीरियड बताया गया उससे ज्यादा डिटेंशन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि उसमें कौन सा पीरियड बताया गया है, मगर इसके अंदर तो ये बता दिया गया है कि एक तरीका, तो एक चीज तो हमको क्लियर हो गई कि डिटेंशन जो है 3 महीने से ज्यादा किसी भी कैटेगरी में नहीं होगी प्रिवेंटिव। तो क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कितनी मिनिमम रखी गई है, तो 3 मंथ्स इज द राइट आंसर। उसको एक्सटेंड कैसे किया जा सकता है, उसका एक्सेप्शन दिया गया है कि कोई भी एक कमेटी ऐसी फॉर्म करी जाए जिसमें हाई कोर्ट के जज के लेवल का व्यक्ति उसको 3 महीने से पहले बताए सरकार को कि भैया इस व्यक्ति का डिटेंशन में रहना जरूरी है, तो ही उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और उस पर कंडीशन क्या लगा दी है कि वो जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन है वो 7 क्लॉज बी और 7 क्लॉज ए और बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे हम चलते हैं हमारे 5th क्लॉज की तरफ। 5th क्लॉज बात कर रहा है व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, the authority making that order shall as soon as may be communicate to such person the ground on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity to make a representation against the order। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी क्लॉज दे दिया गया है कि आपने जैसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट करा तो एज अर्ली एज पॉसिबल अपने उस व्यक्ति को बताना है कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया, और साथ में उस व्यक्ति को मौका देना है कि ही शुड मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट दैट ऑर्डर। देखा, उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करी गया, ही शुड रिप्रेजेंटेशन, ही शुड मेक रिप्रेजेंटेशन, ही वो व्यक्ति खुद जवाब दे कि भैया उसको प्रिवेंटिव डिटेन क्यों ना किया जाए। तो अगेन जो हमने
बात करी थी हमारे 22 सब क्लॉज 2 के अंदर 1 के अंदर कि आप बताएं उनको रीजन और साथ के साथ उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन का मौका दें। इसके अंदर लीगल रिप्रेजेंटेशन को हटा के उन्होंने दे दिया है पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, एक बंदा खुद को अपने आप को अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ रिप्रेजेंट करे। अब चलते हैं हमारे 6 क्लॉज के अंदर। इट्स सेइंग नथिंग इन क्लॉज 5 शैल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर इज रेफर्ड इन द क्लॉज दैट डिस्क्लोज द फैक्ट्स व्हिच सच अथॉरिटी कंसीडर्स टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। 5th में आपने फिर 6th को 5th में आपने फिर जो 6th में आपने फिर 5th को जो है वो बार कर दिया है। कैसे बार कर दिया है? पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी रीजन उस व्यक्ति को नहीं बताया जाएगा अगर अथॉरिटीज को लगता है तो, यानी इनडायरेक्टली इतना बड़ा आपने अथॉरिटीज को मुद्दा दे दिया है कि वो इसको भी डिनाई कर सके रीजन बताने को। आपने 5th के अंदर बोला कि जैसे आप किसी बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेते हैं उसको आपने रीजन बताना है कि उसको किस ग्राउंड्स पे लिया गया है। 6th के अंदर आपने बोला कि अगर अथॉरिटीज को लगता है कि जो रीजन है वो इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस को, तो आप उसको रीजन बताना भी जरूरी नहीं समझ सकते, आप उसे मना कर सकते हैं रीजन बताने से। सपोजली किसी आतंकवादी को पकड़ लिया है, ठीक है, और सरकार के पास तगड़ा इंटेलिजेंस था, तो उसको जो ग्राउंड्स बताने थे सरकार ने उसे ग्राउंड इसलिए बताया क्योंकि अगर सरकार उसे ग्राउंड्स बताती है, उसे चीजें बताती, तो फिर सरकार का जो इंटीरियर मोटिव था, जो उसका जो उसके पास इंटेलिजेंस था, वो फेल हो जाता। चलिए अब चलते हैं 7th क्लॉज पे, जिसके बारे में हमने 4th के अंदर भी बात करी थी कि 7th क्लॉज क्या बातें कर रहा है और क्या पीरियड्स डिफाइन कर रहा है, जो क्या लॉ सरकार को बनाने की पावर दे रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के मैक्सिमम जो है डिटेंटिव पीरियड को लेकर। तो अब चलते हैं पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब। तो इसमें जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो है कानून बनाने की पावर सीधे सीधे किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। 7th के अंदर बात क्लियर हो गई है क्योंकि डायरेक्टली दे हैव मेंशन्ड पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच एंड द क्लास और क्लासेस of cases in which a person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board in accordance with the provision of sub clause A of clause 4। तो उन्होंने क्या बोला था कि मैक्सिमम किसी बंदे को जो है वो डिटेन किया जा सकता है 3 महीने तक। अगर आपको उसको 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड करना है, हम 4th के दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं कि अगर उसको एक्सटेंड करना है तो एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि हाई कोर्ट के जज के लेवल की होगी, और वो अगर बोलेगा कि जी हाँ इस व्यक्ति को आप लोग 3 महीने से ज्यादा डिटेन कर सकते हैं, तो ही उस व्यक्ति को दोबारा एक्स्ट्रा डिटेन किया जाएगा। मगर 3rd पार्ट में उन्होंने उस पर भी प्रोविजन लगा दिया, प्रोवाइडेड कर दिया उसको कि भैया अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिसमें जो जज, जो हाई कोर्ट की जज के उसके मतलब अंदर कमेटी बनी है प्रिवेंटिव डिटेंशन को बढ़ाना चाहिए या नहीं को, अगर सरकार को ऐसा कानून बनाती है कि उसको भी ओवर पावर करा जा सके, यानी उसको अगर ऑर्डर को भी ओवर पावर करा जा सके, अगर जज कह रहा है कि भैया नहीं इसका डिटेंशन नहीं होना चाहिए, मगर सरकार ने कोई एक कानून बनाया है स्पेसिफिक केसेस के लिए, स्पेसिफिक क्लास ऑफ केसेस के लिए, जहां पे उस कमेटी के बात को भी डिनाई किया जा सकता है, तो उसको डिनाई किया जाएगा। ये बताया गया हमारे 7A के अंदर। द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच एंड द क्लास और केसेस इन व्हिच पर्सन मे बी डिटेन्ड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ्स अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ए। तो ये करा जा सकता है अगर सरकार उसको लॉ बनाती है तो। अब द मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच एनी पर्सन मे इन क्लास और क्लासेस केस बी डिफाइंड अंडर लॉ any law providing for preventive detention, the maximum period for which any person may in any class or classes case be detained under any law providing for preventive detention, यानी वो जो मैक्सिमम पीरियड कितना होना चाहिए वो भी उस लॉ के अंदर बताया जाएगा, तो वो वहीं से माना जाएगा। यानी आपने एडवाइजरी कमेटी की अगर बात को भी ओवर पावर करना है तो क्लॉज 7 के अंदर पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है कि आप स्पेसिफिक क्लास ऑफ केसेस के अंदर, स्पेसिफिक केसेस के अंदर आप जो है कितने समय तक उस व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, आप वो भी बना सकते हैं, और कितने टाइम का उसका लिमिट क्या है आप वो भी बना सकते हैं। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी अंडर सब क्लॉज ए और क्लॉज 4। सो ये सीधा सीधा बात करी गई है कि ये आपको जो 7 के अंदर पावर दी गई है कि किस प्रकार से हम एडवाइजरी बोर्ड को, जो एक फंडामेंटल राइट के अंदर दिया गया कि 3 महीने से किसी बंदे को अगर आपको डिटेन करना तो एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड करेगा, किस प्रकार से हम एडवाइजरी बोर्ड को भी ओवर पावर करें और आप उस व्यक्ति को और भी ज़्यादा टाइम तक डिटेंशन में रखें, उसके फीचर्स 7 क्लॉज के अंदर दिए गए हैं। तो दोस्तों इस 7th क्लॉज के साथ हमारा जो है आर्टिकल 22 खत्म होता है। डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में सबसे ज़्यादा बात हमारे इस आर्टिकल 22 के अंदर करी गई है। तो हमेशा कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स के अंदर कि विच आर्टिकल इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन।
कॉन्स्टिट्यूशन में और कहीं भी परमानेंट डिटेंशन की बात नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 22 के अंदर परमानेंट डिटेंशन की बात करी गई है। कितने समय तक के लिए मैक्सिमम उसे रखने का प्रावधान है, दैट इज़ फॉर 3 मंथ्स। और अगर उसको एक्सटेंड करना है देन आपको एडवाइजरी बोर्ड का कंसेंट चाहिए। बट अगर आपको एडवाइजरी बोर्ड के कंसेंट को भी ओवर पावर करना है तो पार्लियामेंट बाय लॉ इन स्पेसिफिक क्लास ऑफ केसेस, यानी कुछ ऐसे क्लासेस हैं, केसेस हैं जिनके अंदर पार्लियामेंट चाहती है कि एडवाइजरी बोर्ड के कंसेंट के बिना भी डिटेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा सके, वो उसको पावर मिलती है। कितने समय तक के लिए किया जा सके वो भी बाय लॉ वो बना सकते हैं। तो दोस्तों विद दिस हमारा आर्टिकल 22 यहाँ पे ख़त्म होता है और क्लॉज बाय क्लॉज मैं कोशिश कर रहा आप लोगों को बताने की कि क्या हर एक क्लॉज अपने बारे में कहना चाह रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात इसके अंदर हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कहाँ से आता है, साथ के साथ उसके कुछ फीचर्स, ग्राउंड्स, 24 आवर्स के अंदर आपने किसी भी डिटेन व्यक्ति को प्रेजेंट करना है मजिस्ट्रेट के आगे, उसके अंदर से एक्सक्लूजन टाइम जो है ट्रैवलिंग का टाइम आपको माइनस कर सकते हैं। प्लस कोई व्यक्ति जिसको आपने पकड़ा है उसको आपको ग्राउंड्स बताने हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन की आपने अपॉर्चुनिटी देनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे 22 आर्टिकल के अंदर खत्म हुई और इसी के साथ हमारा राइट टू फ्रीडम यानी फ्रीडम के राइट को हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे और आगे चलेंगे हम अपने बाकी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और जल्द से जल्द इस सीरीज़ को खत्म करेंगे ताकि हम और भी नए वीडियोस के साथ, नई सीरीज़ के साथ आ पाए। तो दोस्तों हेयर सौरभ खरवाल, आई एम साइनिंग ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट 11th एपिसोड। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जिस प्रकार से सारी वीडियोज़ को इतना प्यार दे रहे हैं, इस वीडियो को भी आप भरपूर प्यार दें, आगे शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं। और आर्टिकल 22 के बारे में अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गई तो डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स below. I'll definitely come forward to answer each and every query of yours. So दोस्तों, thank you, take care and bye bye.